मायके और ससुराल में काली बहू की नवरात्रि। आयुष्मान और शिवन्या की दो बेटियां थीं, जिनमें से एक का रंग बहुत ज्यादा गोरा था और एक बहुत ही ज्यादा काली थी। आयुष्मान और शिवन्या को अपनी काली बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उसे हमेशा अपने परिवार से एक अलग नजरिए से देखा करता था। शिवन्या ने अपनी काली बेटी को पैदा होने के बाद दूध तक नहीं पिलाया था। वह हमेशा उसे अपनी आप से दूर रखा करती थी और जब उसकी सुंदर गोरी बेटी हुई तो उसे हमेशा सीने से लगा कर रखा करती थी। एक तरफ उसकी काली बेटी रो रही होती है तो दूसरी तरफ वह अपनी गोरी बेटी को अपनी गोद में लिटाकर खिला रही होती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। हो मेरी प्यारी गुड़िया, कितनी प्यारी लगती है सोते हुए भी। इधर शिवन्या अपनी गोरी बेटी को अपनी गोद में सुला रही होती है तो दूसरी तरफ उसकी काली बेटी पालने में पड़ी पड़ी रो रही होती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर घर की नौकरानी आती है और कहती है, मेम साहब, आपकी बेटी यहाँ रो रही है और जो सो चुकी है आप उसके साथ खेल रही हो। बेटी की बात कर रही हो तुम चंपा? मेरी बेटी तो मेरी गोदी में है और जो वहां पर पालने में लेटी है उसे मैं अपनी बेटी स्वीकार नहीं कर सकती। जरा उसका रंग देखो ना, मुझसे मिलता है ना ही आयुष्मान से मिलता है। लेकिन मेम साहब, अस्पताल में आपने ही इस बच्ची को जन्म दिया था और आप ऐसे इसको स्वीकार नहीं कर रही हो, ये तो इस बच्ची के साथ ज्यादती हो गई मेम साहब। पहली बात तो तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और दूसरी बात, जाओ जाकर इस बच्ची को चुप करवाओ, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिवन्या अपनी बेटी को नौकरानी के हाथों में सौंप देती है। वहीं चंपा की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते वही शिवन्या की काली बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और उसे बड़ा करती है। जैसे ही वो बोलना शुरू कर देती है, वो अपनी माँ शिवन्या और अपने पिता आयुष्मान के पास आने की जब भी कोशिश करती तो वो दोनों उसे अपने आप से दूर कर देते। इसी बात से बचपन से ही मुकुल को बहुत बुरा लगता है। देखते ही देखते अब दोनों बेटियां बड़ी होने लगती हैं और स्कूल जाने लगती हैं। एक दिन मुकुल अच्छे नंबरों से पास होकर 8वीं कक्षा में पहुंच जाती है, जहां मुकुल अपनी माँ शिवन्या के पास आती है और कहती है, माँ, मैं 8वीं कक्षा में पहुंच गई हूँ, मुझे नई किताबें चाहिए माँ, मुझे किताबें दिला दो माँ। शिवन्या उसी समय अपनी सहेली के साथ बैठी होती है, जहां मुकुल को देखकर उसकी सहेली वंशिका कहती है, हे भगवान शिवन्या, क्या ये इतनी काली लड़की तुम्हारी बेटी है? लेकिन आयुष्मान तो बहुत गोरा है और तुम भी गोरी हो, कहीं तुम्हारा किसी और के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? ये तुम कैसी बकवास कर रही हो? ये बेटी मेरी नहीं है, ये तो नौकरानी की बेटी है। गलती से इसने मुझे माँ बोल दिया। जा बेटी, जाकर अपनी माँ के पास उसकी मदद करवा। शिवन्या बड़ी बेटी मुकुल को नौकरानी की बेटी बता देती है। उसी दिन नौकरानी की एक दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है। पहले मुकुल के पास एक सहारा था, लेकिन घर की नौकरानी के मरने के बाद मुकुल बहुत ज्यादा अकेली पड़ चुकी थी। वहीं शिवन्या ने मुकुल की पढ़ाई छुड़वा दी थी और अब वह घर के सारे काम भी मुकुल से ही करवाने लगी थी। मॉम, देखो मैंने अपनी ड्राइंग बनाई है, कैसी लग रही है? चिंकी की ड्राइंग बहुत बेकार होती है, लेकिन फिर भी शिवन्या उसकी बहुत तारीफ करती है और उसे प्यार करने लगती है। ये सब दूर खड़ी हुई मुकुल देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वह अपने मन ही मन सोचती है, काश मेरी माँ और मेरे पिता भी इसी प्रकार मुझे प्यार करते, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे इतना काला बना दिया, जिसकी वजह से उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुकुल के ऐसा सोचने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और शादी के लायक हो जाती हैं। इसी के चलते आयुष्मान अपनी गोरी और सुंदर बेटी की शादी की बातें करने लगता है। देखो शिवन्या, अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं और मैं चाहता हूं कि समय पर इनकी शादी हो जाए किसी अच्छे परिवार में, और मैंने परिवार भी ढूंढ लिया है। कल चिंकी और मुकुल को देखने वाले आ रहे हैं, तुम सारी तैयारी अच्छे से कर लेना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं सारी तैयारियां अच्छे से कर लूंगी। अरे हमारी चिंकी इतनी सुंदर है ना, उसे तो कोई भी पसंद कर लेगा। शिवन्या ऐसा कहकर चिंकी को प्यार करने लगती है। ऐसे ही अगला दिन जब आता है तो शिवन्या सारे काम बेचारी मुकुल से करवाती है। मुकुल घर के साफ सफाई से लेकर सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है। जैसे ही चिंकी को देखने के लिए मायावती उनके घर आती है तो मायावती को चिंकी से ज्यादा मुकुल बहुत पसंद आती है, क्योंकि मुकुल सभी काम में परफेक्ट होती है। बेटी, तुम कितनी देर से काम कर रही हो, आओ यहाँ बैठो और कुछ खा पी लो।
कुछ खा नहीं सकती। नवरात्रि चल रही है और मेरा नवरात्रों का व्रत है। ये सुनकर मायावती और भी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके चलते वो शिवन्या और आयुष्मान से अपने बड़े बेटे का रिश्ता मुकुल के लिए ले लेती है और अपने छोटे बेटे का रिश्ता चिंकी के लिए ले लेती है। आयुष्मान और शिवन्या को अपनी बेटी चिंकी की खुशी के चलते रिश्ता पक्का करना पड़ता है और दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। शादी के बाद मुकुल अपने ससुराल में पहले दिन पर अपने मन में सोचती है, मायके में भी किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, शायद ससुराल में भी कोई मुझे मेरे रंग रूप की वजह से प्यार नहीं करेगा। यहाँ मुकुल ये सब सोच रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ मायावती अपनी सहेली ललिता से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों में इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए बहू कौन सी सही होगी। ये तो दोनों बहू को रखने से ही पता चलेगा। देख मायावती, तुझे अपनी दोनों बहू की परीक्षा लेनी होगी, इसी के चलते तुझे ये पता चल जाएगा कि तेरी कौन सी बहू काबिल है। मायावती ललिता की बात सुनकर शुरू के कुछ दिन अपनी दोनों बहू को परखती है। वो दोनों को बराबर बराबर का काम देती है। ऐसे न मुकुल, आज तुम घर का खाना बना लेना और घर की डस्टिंग कर देना, और चिंकी तुम सारे घर की साफ सफाई करो, बर्तन भी धो देना, और थोड़े से कपड़े रखे होंगे उन्हें भी धो देना। ओह माय गॉड, इतना सारा काम आपको पता है? मैंने कभी नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि काम करते कैसे हैं। तो ये काम वगैरह तो मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं अपने दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ, शाम तक वापस लौट आऊंगी। चिंकी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद मुकुल अपनी सास से कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, मुझे तो घर के काम करने की आदत है। मुकुल ऐसा कहकर घर के सारे कामों में लग जाती है। वहीं घर के सारे काम करने के बाद उसका देवर चिराग उसके पास आता है और कहता है, भाभी मुझे रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, क्या आप मेरे लिए मैगी बना सकती हो? हाँ क्यों नहीं, बताओ आपको कौन सी वाली मैगी खानी है, चीज वाली मैगी या फिर वेजिटेबल मैगी? मुझे दोनों का कॉम्बो बनाकर दे दो। मुकुल वेजिटेबल्स के साथ चीज मैगी बनाकर अपने देवर को खिलाती है। चिराग उसकी बहुत तारीफ करता है। वहीं रात को डिनर के वक्त सभी लोग टेबल पर खा रहे होते हैं, जहां मुकुल सबको सर्व कर रही होती है। तभी सास मायावती अपनी बड़ी बहू को कहती है, मुकुल बहू, तुम क्यों नहीं हमारे साथ खाना खा रही हो? चलो यहाँ बैठो और खाना खाओ। माँ जी, नवरात्रि चल रहे हैं और मैंने व्रत रखे हैं, जब तक मैं नौमी नहीं पूजूंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुकुल की भक्ति, श्रद्धा और समझदारी और उसका बर्ताव देखकर मायावती अपनी बड़ी बहू से बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ वो रोजाना उसे पूजा पाठ करते हुए देखती है और आखिरी दिन जब काली बहू नवरात्रि की पूजा कर रही होती है तो उसी दिन चिंकी अपनी सहेलियों के साथ ड्रिंक करके घर पर आ जाती है। 2 पैग मार और भूल जा, 2 पैग मार और भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा। चिंकी नशे की हालत में होकर अपनी बड़ी बहन से कहती है, तू काली कलूटी कहीं की मेरे पीछे पीछे इस घर के अंदर आ गई? अरे तू तो इस घर के अंदर रहने के लायक ही नहीं है, चल निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तेरी वजह से कोई मुझे इस घर में नहीं पूछता। इससे अच्छा तो मेरे मायके में मेरे माता पिता है, जो 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। तभी वहां मायावती आती है और चिंकी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हारे माता पिता सिर्फ तुम्हारे गोरेपन से तुम्हें पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मुकुल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो हर एक काम में तुमसे ज्यादा परफेक्ट है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जिससे कोई तुम्हें पसंद कर सके। मायावती के ऐसा कहने पर चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो अपनी बड़ी बहन मुकुल से माफी मांगती है। इसके बाद वो नहा धोकर आती है और अपनी बहन की नौमी पूजने में उसकी मदद करती है। शुरू से आपको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, सारा प्यार तो मैंने ही ले लिया था। आप हमेशा अकेली रही और यहाँ भी मैंने यही सोचा कि सबका प्यार मुझे मिले, लेकिन आप इस प्यार के हकदार हो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर देना दीदी। पगली, तू मेरी छोटी बहन है, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मुकुल अपनी छोटी बहन को गले से लगा लेती है और उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुबह का समय था। केतन चाय नाश्ता करके जा रहा था। तभी उसकी बेटी पायल कहती है, पिताजी, आज मेरा बैंगन का भरता खाने का बहुत मन है, आप शाम को मंडी से बैंगन ले आना ताकि माँ भरता बनाती। अच्छा ठीक है बेटा, ले आऊंगा। अरे अखिल, ये तू क्या कर रहा है? लड्डू चलाना बंद कर, 12वीं की परीक्षा है तेरी, जाकर पढ़ाई कर ले। पिताजी मैंने कल रात को पढ़ाई की थी, अभी थोड़ी देर बाद कर लूंगा।
अरे आप उसे क्यों बोल रहे हैं, कर लेगा पढ़ाई वो, मैं हूँ, आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। ठीक है। ये कहकर केतन काम पर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो कपड़ों पर रंगाई करता है। वहीं शाम होने पर केतन एक बड़ा सा बैंगन लाकर सुमन को दे देता है। फिर सुमन धोकर उसे चूल्हे पर रख देती है। अरे वाह, बैंगन भुनने लग गया है, खुशबू आ रही है। वैसे पायलिया, तूने आज बैंगन का भरता बनाने के लिए कैसे कह दिया? ऐसे ही माँ, मेरे मन में आया और आप इतना अच्छा बनाती हो, मेरा पसंदीदा भी है, इसीलिए मैंने बोल दिया। बैंगन के भरते के साथ जो गरम गरम रोटी देती हो आप, ओए होए, मजा ही आ जाता है। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कहती हैं। मुझे भी आपके हाथ का गर्मा गर्म बैंगन का भरता और उसके साथ रोटी बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, आप सुनिए, जरा हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ ठीक है। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर गर्मा गर्म बैंगन का भरता और नरम नरम रोटियां खाता है, जिसे खाकर उसके बच्चे उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आप बहुत स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनाती हैं। मेरा बस चले तो मैं आपसे रोज रोज बैंगन का भरता बनवाऊं, है ना अखिल? हाँ दीदी, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे आप इतना बड़ा बैंगन कहाँ से लाए थे? उसमें ही मैंने सबको बना दिया है, मुझे दूसरा बैंगन भूनना ही नहीं पड़ा। ये तो अच्छी बात है, मैं छाट कर लाया था ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, वरना ज्यादातर मुझे मंडी में छोटे छोटे बैंगन ही दिख रहे थे। अरे अरे, तुम भी खाओ और बच्चों को सब्जी दो। हाँ माँ, मुझे बैंगन का भरता इस बार ज्यादा सा देना। ठीक है, ले लियो। दिन गुजरते हैं, सब ठीक चल रहा था और 2-3 बार बैंगन का भरता सुमन ने और बनाया था, लेकिन धीरे धीरे घर की दिक्कत बढ़ने लग गई। दरअसल एक शाम केतन मंडी से लौट रहा था कि एक ट्रक वाला उसको थोड़ी टक्कर मार के चला जाता है, जिस वजह से उसके एक पैर में काफी चोट लग जाती है और 1-1.5 हफ्ते तक वो काम पर नहीं जा पाता। कुछ दिनों बाद वो जाने लगता है तो मालिक को उसका धीरे धीरे काम करना पसंद नहीं आता और एक झटके में उसे काम से बेघर कर देता है। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे को अपने बड़ी बेटी की शादी भी करनी है, मुझे काम से बंद निकालिए, मैं अच्छे से काम करूंगा। अरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे। और रही बात तेरी बेटी की शादी की, तो तुझे सोचना चाहिए था, पहले से ही पैसे जमा करने चाहिए थे। खैर मुझे अपना काम भी प्यारा है, क्योंकि आगे की फैक्ट्री में कपड़े रंगाई होकर जाते हैं बनने के लिए। अब तेरी वजह से मैं अपने काम में ढील तो नहीं आने दे सकता ना। अब जा यहां से और जाकर कटोरा लेकर भीख मांग, तो जैसे लंगड़े को हर कोई पैसे देगा। मुझे काम से मत निकालिए, मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। तभी मालिक केतन को अपने 2 आदमियों से बाहर निकलवा देता है। कुछ दिन तो सुमन बच्चों को नमक प्याज रोटी खिला देती है, लेकिन एक दिन सूखी रोटी और नमक को देखकर दोनों बच्चे कहते हैं, माँ ये सब क्या है? अब आप रोज रोज नमक रोटी क्यों देती हो? कितने अच्छे दिन थे वो दिन जब आप बैंगन का भरता बना रही थी। हमें बैंगन का भरता खाने का मन हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी बैंगन का भरता खाने का मन कर रहा है, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। बेटा थोड़े दिन की बात है, गुजारा कर लो। तुम जानते हो तो तुम्हारे पिताजी के पाँव में लग गई है और उनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। तुम छोटे बच्चे भी नहीं हो, समझदार हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, माफ कर दीजिए, हमने आपको परेशान कर दिया। कोई बात नहीं बच्चों। तभी लड़खड़ाते हुए केतन वापस आता है और सुमन उसे सहारा देकर बिठाती है। अजी आप बेहद परेशान लग रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू कैसे? क्या हुआ मुझे बताइए, और आप जल्दी कैसे आ गए? आज मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया है, क्योंकि मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। अब मैं पायल की शादी कैसे करूंगा? और अखिल भी तो कॉलेज में जाएगा ना। मैं नहीं चाहता हम दोनों की तरह हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएं। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं, जिसके लिए पैसे चाहिए। मैं कितना मजबूर गरीब बाप हूं। आप परेशान मत होइए, मैं काम करूंगी। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी पानी पी लीजिए, मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। फिर उन्हें खाना खिलाने के बाद सुमन दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे माता रानी, आपने हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों दिए हैं? बच्चे बड़े बड़े हैं और इनका काम ठीक से नहीं चल रहा है। उनके पैर में चोट भी लग गई। मेरे बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। कुछ तो चमत्कार कीजिए माता रानी, मैंने आपकी इतनी सेवा की है। ये कहकर सुमन अपना माथा पटक पटक के वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सपने में दुर्गा माँ दर्शन देकर कहती हैं, पुत्री इतना निर्बल मत बनो, तुम बहुत बलशाली हो। मैं जानती हूँ और तुमने जो मेरी सेवा की है उसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे आंगन में एक पौधा है, उसमें पानी डालना और देखना
जो चमत्कार होगा उससे तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। सुमन माता रानी को धन्यवाद कहती है। इतने में माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और सुमन की आंखें खुल जाती हैं, जिससे वो अपने आसपास देखने लगती है। माता रानी मेरे सपने में आई थी, इसका मतलब वो किसी पौधे की बात कर रही थी। मैं जरा जाकर देखती हूँ। ये कहकर वो आंगन में एक पौधा देखती है, जिसमें पानी डालती है। चमचमाती रोशनी में उसे पौधे पर एक बड़ा सा बैंगन आता है, जिसे वो तोड़ लेती है और तुरंत उस पर उतना चमकता हुआ जादुई बैंगन दोबारा आ जाता है। अरे वाह, इसका मतलब माता रानी इस जादुई बैंगन के बारे में बात कर रही थी। जरा एक और तोड़ती हूँ। ये सुनकर वो एक बार बैंगन फिर तोड़ती है और उसी जगह जादू से दूसरा बैंगन आ जाता है। अरे वाह, इसका मतलब इस पर बहुत सारे बैंगन आ सकते हैं। पहले तो मैं अपने दोनों बच्चों को और उन्हें बैंगन का भरता बनाकर खिलाऊंगी, उन्हें बहुत पसंद है, और गर्मा गर्म रोटियां भी। और रही काम की बात, तो क्यों ना मैं बैंगन का भरता बनाकर एक ठेले पर बेचूं, जिससे घर का खर्चा भी चल जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। फिर माता रानी का धन्यवाद करके उन बैंगन का भरता बनाकर भरपेट अपने दोनों बच्चों और पति को खिलाती है। और जब वो इसके बारे में पूछते हैं तो उन्हें माता रानी के सपने और जादुई बैंगन के बारे में वो बताती है। और अगले दिन से ही वो पौधे से जादुई बैंगन को तोड़ तोड़ कर ढेर सारा भरता और रोटी बनाकर बेचने लगती है, जिसमें उसकी बेटी पायल भी मदद करती है। आइए आइए, गर्मा गर्म बैंगन का भरता और नरम नरम घी की रोटी खाइए। हाँ हाँ, आइए आइए, मात्र 20 रुपए की प्लेट में स्वादिष्ट बैंगन का भरता खाइए। अरे वाह, बैंगन के भरते की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुनिए, मुझे एक प्लेट बैंगन का भरता खिला दीजिए और एक पैक कर दीजिए। जी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी धीरे धीरे बैंगन के भरते की खुशबू से आते हुए लोगों को बैंगन का भरता और नरम रोटी खिलाते हैं। दोनों माँ बेटी को ठेले पर बैंगन का भरता और रोटी खिलाकर 6 महीने बीत जाते हैं, जिसमें अखिल कॉलेज की पढ़ाई करता है, केतन का पैर ठीक हो जाता है और सुमन के लिए अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है। एक दिन ठेले पर बहुत भीड़ होने पर केतन कहता है, अरे आज तो पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो गई है। सुमन, जगह भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ढाबा खोल लेते हैं, जहाँ ग्राहक आराम से बैठकर खाना खा पाएंगे। हाँ, आप ठीक कहते हैं। खैर, बैंगन का भरता खत्म हो गया है। पायल दोबारा बना देगी। आप आंगन में से बैंगन तोड़ कर ले आइए। ठीक है। ये कहकर केतन आंगन में जाकर उस गमले से एक की एक रखे जादुई बैंगन को तोड़ता है, जहां चमकती हुई रोशनी में दूसरे बैंगन आ जाते हैं। फिर माँ बेटी और बैंगन का भरता बनाकर बेचती हैं। कुछ ही महीनों में एक ढाबा वो खोलते हैं, जहां पर काफी सारे लोग उनके मशहूर बैंगन के भरते और रोटी का स्वाद लेते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाने पर सुमन अपनी पायल की शादी अच्छे घर में कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।